जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हमारे वज़ीर आज़म साहब चौथी मरतबा रब्ता कर चुके हैं। हम एड़ियाँ रगड़ चुके हैं, नाक से लकीरें हमने निकाल दी हैं। 215 अरब का टैक्स भी आवाम के ऊपर डाल दिया है, सारा बोझ डाल दिया। फिर क्या ऐसी रुकावट है कि IMF किसी तौर भी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं? हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया। पैसे कमाने के लिए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। कराची बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल पर 4 बर्थों का कंट्रोल मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले किया जा रहा है। रोजाना जंग के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी लीज पर देने का फैसला किया गया है। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर KPT टर्मिनल्स मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई खास फर्क पड़ सकेगा? सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफ़ियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफ़ी ने उनकी पोल खोल दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहरहाल खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान के बिकने वाले हैं बर्तन, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की फेमस पत्रकार डॉक्टर पिज़्ज़ा खान, मैं माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर फिज़ा खान ने कहा है। 30 जून को जो पाकिस्तान और IMF के बीच समझौता हुआ है बेल आउट पैकेज को लेकर, वो समाप्त होने वाला है। अगर 30 जून तक पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी अवस्था में भी डॉक्टर फिज़ा खान ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहने से कोई गुरेज नहीं करा। बाकायदा उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान का एक फुटेज जिसमें वो पानी पीते नजर आ रहे हैं, उसको दिखा दिखाकर वो ये बताना चाह रही थी कि उनसे ऐसा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को पानी पीना पड़ गया। दीदी, आपके प्रधानमंत्री और आपसे अगर हमने कुछ सवाल पूछे ना तो आप बिना पानी मर जाओगी। दीदी, बर्तन आपके घर के बिक रहे हैं, पैसा आपके घर पे नहीं है, आपको दूसरों के घर के लगे जाले साफ करने में क्या इंटरेस्ट है? अपना घर संभाल लीजिए, अपने बर्तन बिकने से बचा लीजिए, वरना पता चला अगली बार आप जो अपना शो है स्टूडियो में नहीं गधे पे बैठ के कर रही होंगी। खैर, मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास गधे भी बचेंगे, क्योंकि आपने अधिकांश तो चाइना को बेच रखे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार पता नहीं कौन सा गांजा फूंक कर आते हैं स्टूडियो में और अनाप शनाप बकने लगते हैं। शायद उनको वो गांजा फूंकने के बाद बाहर की दुनिया नजर आना बंद हो जाती है और उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आती है, भारत 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 और भारत। दोस्तों, अगर हम मुख्य बात पर आएं तो जहां अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियां भारत में अपने निवेश को बढ़ाना चाहती हैं, जहां भारत को अमेरिका जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है, और भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो स्वयं अपने जेट इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं, और वहीं पर पाकिस्तानी नेता $1 मिलियन की भीख लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो कई वर्षों से ISI के दबाव में आके नेगेटिव पब्लिसिटी भारत के लिए करती रही है, उसका नुकसान आज उनको खुद उठाना पड़ रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि अगर विदेश यात्रा की बात हो रही है तो विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है आपके द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारना, आपके दोनों देशों के मध्य व्यापारिक समझौते करवाना, और प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा के दौरान ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। मैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। आप लोगों को क्या मिलता है दिन भर भारत भारत का गाना गा के? मीडिया का काम होता है समाज में सुधार लाना। अपनी सरकार के वो कृत्य जिससे समाज में किसी भी प्रकार की कुरूपता आ रही हो, आप उनको उजागर करिए। आप लोगों ने ISI के दबाव में आकर भारत के प्रति नकारात्मक भाव फैलाने का जो काम शुरू किया है, उससे आपका समाज ही विकृत मानसिकता का बनता जा रहा है। आज आपका समाज इंडस्ट्री बनाने की नहीं सोचता, आपका समाज सोचता है कि हम कहाँ जाके फट जाएं, हम कहाँ जाके जिहाद कर लें। टेक्नोलॉजी की बात कोई नहीं कर रहा, और इन सब बातों के जिम्मेदार आप मीडिया वाले खुद हैं। पाकिस्तान की जनता से मैं पूछना चाहूंगा, क्या मिलता है आपको भारत की बुराइयां करके? क्या आपके यहाँ इंडस्ट्री लग गई? क्या आपके यहाँ डॉलर्स आ गए? क्या आपको 75 साल में कश्मीर मिल गया? 75 सालों में आपने अपने नकारात्मक प्रभाव के कारण अपना खुद का देश अलग करा लिया। पाकिस्तान की जनता को समझना होगा कि अगर उन्हें तरक्की करनी है और जो इकोनॉमिक स्थिति उनकी आज है उससे बाहर निकलना है, तो सबसे पहले नकारात्मक भाव जो उनके समाज में फैला हुआ है, आपको उससे बाहर निकलना होगा।
आपको समझना होगा कि दुनिया और जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है। और अगर आप इन्हीं बातों में उलझे रहे कि हमने भारत को जवाब दे दिया, हमने भारत को ऐसा यहाँ जवाब दे दिया, भारत की हमने कमर तोड़ दी, पाकिस्तानी सेना नंबर 1 है, तो माफ़ी चाहूँगा, आने वाले वक्त में आपका देश नहीं बचेगा। जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इक़दामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फ़ोन घुमा दिया और ये चौथा फ़ोन है जिससे 1-2 रोज़ में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। हाँ, परेशानी अगर है तो उन सट्टाबाजों को जो डॉलर ज़खीरा किए बैठे हैं। आज मैं उनको खबरदार कर रही हूँ, अब भी डॉलर्स मार्केट में ले आएं, वरना IMF की किस्त मिलते ही 15 से 20 रुपए का झटका लगेगा आपको। और पिछले 1 साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफ़र में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। और ख़बर यह है कि UAE की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा, और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी। अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है। और खबर ये है कि UAE बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 इयर्स। और ये defense.pk की खबर है। पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाया हुई है और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी ये खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश विल प्रोवाइड अराउंड 50,000 एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इसमें जो उनके हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 22,000 जॉब्स जो हैं वो इंडिया में और भी क्रिएट करेंगे। गए कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है, और वो ये है कि दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 करोड़ will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana. और उसमें यह है कि Lulu Group will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million. Yusuf Ali told, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया, We have got an investment of more than $2.5 billion in different areas including shopping malls, hotels and food processing units वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। फिर जो और दीगर अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं UAE बेस्ड फर्म इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है। और उसमें कहा गया कि यूसुफ अली ने ये बताया है कि जो उसकी कंपनी है
वो कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स जो है अहमदाबाद में वो भी एक स्टार्ट करने जा रही है. वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई. वी आर कमिंग अप. ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज़ कमिंग अप इन नोएडा और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं. अब देखिए ये बहुत बड़े ये कंपनियां हैं लुलु और एमआर और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं. अच्छा ये तो मैंने अभी आपको ये बताया. अमेज़ोन के हवाले से भी ये खबर आ रही है. वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM Modi. और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी. और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है. अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई, बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे वहाँ के बिजनेसमैन. भाई मसला तो जहाँ है वहाँ था. इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर रोज़ खबर आती थी तर्रा कर रहे थे. डॉक्टर साहब का समझ नहीं आता था. लार्जली ये उनको ब्लेम किया जा रहा है और सही किया जा रहा है कि ऑन एंड ऑफ की जो उनकी पॉलिसी थी, कई दफ़ा वो गुस्से में आ जाते थे और रिपोर्टरों को चपेड़े मारनी शुरू कर देते थे. कई दफ़ा वो तरला शुरू कर देते थे. प्राइम मिनिस्टर की एक कमाल ये है कि वो तरला स्पेशलिस्ट हैं. ऐसा तरला करते हैं कि वो जो है ना ही नहीं की जा सकती. अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फ़ोन घुमा दिया और ये चौथा फ़ोन है. देखिए कमाल की बात है कि ये इसहाक डार साहब ने कहा था कि हम ये बजट पेश करेंगे और बड़ा उसने अपना बजट को डिफेंड किया था और कहा था कि हाँ ये है चल जाएगा. ये कुछ नहीं चलेगा और ना चल. अब इन्होंने क्या किया है देखिए तो सही. पहला तो इन्होंने जो दार का सिग्नेचर ट्यून है वो जो हर वक्त खेलते हैं कि रुपया को वो फ्री फ्लोट नहीं करने देते थे, रुपया को वो उसके साथ खेलेंगे. क्या कर रहे हैं उन्होंने तो अग्री किया है कि हम अच्छा चलो रुपया को हम आज़ाद कर देते हैं. लेट इट फाइंड दिस नेचुरल लेवल. दूसरी बात 200 मिलियन रुपया 200 क्या अरब रुपया से वो टैक्स इंक्रीसेस किया. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 बिलियन रुपया से कम किया है. इसके माने किसी को कम एक्सपेंडिचर माने कम नौकरी और तकलीफ. IMF ने उनको कहा था और कहा नहीं था. IMF तो उनको पूछ रहा है किधर हैं आपके 6 बिलियन जो तुमने वादा किया था डार साहब. उन्होंने कहा हाँ जी हम अभी दे रहे हैं उसको. उन्होंने कहा ठीक है दो. अगर आप हमारे से वो 1.1 बिलियन मांग रहे हैं तो पहले दो और फिर हम उसको रिलीज करेंगे. तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही करना था, सब चीज उनका मानना था, तो ये क्यों आपने पहले 30 नवंबर तक क्यों नहीं किया? सही बात है. जब आपका फर्ज था करने का, या हाँ या नहीं, आपने उस वक्त तो नहीं किया. अब पता है आपको क्या हुआ है? नतीजा ये है कि आपको 1.1 पाकिस्तान बिलियन रुपया तो वो दे देंगे अगर आप 6 बिलियन ले आए, मगर वो प्रोग्राम तो 6 बिलियन प्लस के लिए था. वो एक 1. जो बिलियन है ये प्रोग्राम खत्म होगा. 10th और 11th रिव्यू नहीं हुए. ये प्रोग्राम खत्म होगा 30 जून को. तो अब आप बताएं वो बिलियन रुपया किसका नुकसान हुआ? वो तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना. दैट वाज द ओरिजिनल प्रोग्राम. कब मिलेगा? अगले प्रोग्राम में वो तो देखना पड़ेगा. ये क्या रहे हैं भाई? क्यों इतना देर लगा आपको? ये प्लान बी आपका है. आपका प्लान बी क्या होता है? आपका प्लान बी ये होता है कि हम बस टिके रहते हैं और जब उन लोग फाइनली नो करते हैं और टाइम नहीं रहता है फिर हम उनको जो वो कहते हैं हम ढेर हो जाते हैं उनके सामने. दिस इज प्लान बी. ये आप फाइनेंस मिनिस्टर का प्लान बी है? या खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, व्हाट अ पैथेटिक स्ट्रेटजी. और जी क्या क्या किया है इन्होंने? टैक्सेस को सोचिए. और भी तो है. इन्होंने टैक्सेस इंपोज किया है.
70% जो GNP से उस पे तो कोई टैक्स डाला ही नहीं है। किस पे टैक्स डाला है? उन लोगों पे जो पहले ऑलरेडी हेविली टैक्स हैं। Exactly. 29% से मैक्सिमम टैक्स 39% हो गया है। रिटेल टैक्स 0, एग्रीकल्चरल टैक्स 0। क्यों? इसलिए कि नून के वोटर हैं। वाह वाह वाह, डबल टैक्स हो रहा है रिच पे, इनकम टैक्स और सुपर टैक्स। चलो ठीक है, आप अमीर हैं, आप देंगे, हमें पता है आप इकट्ठे कैसे करते हैं, तो देना भी मुश्किल नहीं होगा आपको। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़े कोऑपरेशंस जो हैं, अब उनका एक इंटरेस्ट है कि वो ब्रेकअप करें। बड़े कॉर्पोरेशंस पे सुपर टैक्स लग रहा है। ओके देन, मैं एक बड़ा कॉर्पोरेशन का मालिक हूं, मैं उनको 10 कॉर्पोरेट तोड़ दूंगा। जब मैं तोड़ूंगा तो आपको और मुश्किल होगा टैक्स लेने के लिए, और कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके माने टैक्स कम कलेक्ट होगा। देखिए, कहने की बात यह है 2.9% आपका ग्रोथ है, 3% आपका पता नहीं क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वैसे ही गरीब और गरीब होगा। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।